नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर हैदराबाद से, जहां फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग में फर्नीचर शोरूम जलकर खाक हो चुका है। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। जैसे ही फर्नीचर शोरूम में आग लगी, उसने पल भर में ही शोरूम को आग के गोले में तब्दील कर दिया। फर्नीचर शोरूम में आग से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि वो काफी दूर तक देखी जा सकती है। लपटों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो सब कुछ अपने अंदर समा लेने को आमादा हो। हादसे में शोरूम के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। लकड़ी का सामान होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड के लोगों को हादसे की जानकारी भी दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में थोड़ी भी देरी नहीं की, लेकिन लपटें इतनी भीषण थी कि उस पर पानी की बौछारें काम नहीं आ रही थी। काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। आखिरकार कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सारा सामान शोरूम का जलकर खाक हो चुका था। चूंकि यहाँ पर लकड़ियों के सामान थे, इसीलिए एक बार जब ये आग धधकी तो उसके बाद ये विकराल रूप लेती चली गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, कई मंजिला ये शोरूम कैसे आग की चपेट में। द बॉर्निंग बिल्डिंग इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें आप देख पाएंगे कि कैसे 3 मंजिले पूरी तरह से आग की जद में आ चुकी है। अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हैदराबाद में फर्नीचर शोरूम में आग लगी। रात के वक्त आग लगी थी। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को बुला लिया गया। आग पर काबू पाने की मशक्कत शुरू कर दी गई, लेकिन ये नाकाफी साबित हुआ। आप देखिए, यहाँ पर सामने वो एस्केलेटर भी दिख रहा है, जहां से दमकल कर्मी जो हैं वो लगातार इस फर्नीचर शोरूम पर पानी की बौछार कर रहे हैं, लेकिन ये पानी की बौछार नाकाफी नजर आ रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। और सबसे राहत की बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 2 बड़े राज्यों के बड़े शहरों में आग ने जमकर तांडव मचाया। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगी आग ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। ना फर्नीचर शोरूम में कुछ बचा और ना ही मुरादाबाद में थर्माकोल की फैक्ट्री में आग ने कुछ बाकी छोड़ा। दोनों ही तस्वीरें अंदर से हिला देने वाली। अब ये आप तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में थर्माकोल फैक्ट्री में आग से हड़कंप मच गया। अब ये इसके पीछे की स्टोरी क्या है, मुरादाबाद वाली आग की, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख लीजिए। लेकिन दूसरी तस्वीर आप हैदराबाद की देख रहे हैं, जहां पर फर्नीचर शोरूम में आग लगी थी और सब कुछ जलकर राख हो गया। बात उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की करते हैं, जहां आग की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आग से हड़कंप मच गया था। ये थर्माकोल की फैक्ट्री थी, जहां भीषण आग लग गई। अग्निकांड में फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग का ये तांडव मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के पास देखने को मिला। थर्माकोल फैक्ट्री में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की भीषण लपटों को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फैक्ट्री में लगी आग का काला धुआं आसमान में छा गया, जिससे लोग देखकर और खौफजदा हो गए। आग लगने की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद काफी मशक्कत की गई और आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक फैक्ट्री में मौजूद सारा सामान जलकर राख हो चुका था, जब तक आग पर काबू पाया जाता। ये 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये मुरादाबाद की तस्वीरें, जिसमें आप देखिए कि कैसे आग लगने के बाद थर्माकोल की फैक्ट्री जलने लग गई। हालांकि ये आग किन कारणों से लगी, यहाँ इस बात पर स्पष्टता नहीं मिल पाई, लेकिन आग बहुत विकराल थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इधर एशियन गेम्स में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी है। एशियन गेम्स में भारत के 100 पदक पूरे हो चुके हैं। आज सुबह भारत को 3 गोल्ड मेडल मिले। महिला कबड्डी में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। इसके बाद तीरंदाजी में आज 2 गोल्ड मेडल आए। भारत की बात करें तो भारत ने अब तक कुल 25 गोल्ड मेडल जीते हैं। चौथे स्थान पर है भारत। इस एशियन गेम्स को लेकर भारत का लक्ष्य था कि इस बार 100 पार, तो ये 100 पार कर चुका है भारत। और बड़ी बात यह है कि गोल्ड पदक की संख्या जो है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार कहीं ज्यादा बढ़ी है। भारत 25 गोल्ड अपने नाम कर चुका है। और आज सुबह सुबह खबर आई कि भारत ने 2 इवेंट्स में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। तीरंदाजी में 2 गोल्ड मेडल भारत ने जीते। इसके अलावा महिला कबड्डी की टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। अब आपको बता दें कि अभी कई ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें भारत के अभी गोल्ड आने की उम्मीद की जा रही है। इधर आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सांसद संजय सिंह के बाद अब कौन आप नेता को हाईकोर्ट से झटका लग रहा है, आपको दिखाते हैं सपोर्ट। सरकारी बंगला खाली करने के मामले में आप सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा सचिवालय ने राघव से टाइप 7 बंगला खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन टाइप 6 बंगले में रहने की अनुमति है। लेकिन राघव सचिवालय के इस नोटिस को लेकर कोर्ट पहुंच गए थे और अब कोर्ट ने भी सचिवालय के नोटिस को सही ठहराते हुए राघव को बंगला खाली करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा सरकारी आवास पर किसी को भी कब्जे का अधिकार नहीं है।
और इसीलिए राघव बंगला खाली करें। तो अमित शाह के बीच आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन क्यों यह बैठक हो रही है जानने के लिए 30 सेकंड में समझिए। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली 24वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस बैठक का आयोजन टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में होने जा रहा है और मीटिंग में उत्तराखंड, एमपी और यूपी के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना होंगे और रात में वहीं रुककर अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए निकल जाएंगे, जिसके बाद वो चमोली से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर है, जहां दो पक्षों में बवाल हुआ है। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चलते रहे। यह हैरान करने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। दो पक्षों में बवाल, दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। पथराव में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। सोशल मीडिया पर वायरल इसका वीडियो जो आपको सारी कहानियों को बयां कर देगा। इसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि दोनों तरफ से कैसे एक दूसरे पर ईंट और पत्थरों से हमला किया जा रहा है। छतों से लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस घटना से पूरे इलाके का माहौल खराब हो चुका है। लोग अपने घर में डर के मारे छुप गए क्योंकि पत्थर किसी को भी लग सकता था। बताया गया कि जब पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो उसने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और दोनों तरफ के लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। और अब 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। वीडियो नंबर 1 आप देखिए कि कैसे कहासुनी के बाद पथराव शुरू हो गया। कई सारे लोग थे, पत्थर फेंकने लगे। ऐसा नहीं कि पत्थर सिर्फ एक तरफ से चलता, ये पत्थर फेंक रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए तो दूसरी तरफ से भी पत्थर आ रहा है। वीडियो नंबर 2 में देखिए पत्थरबाजी कितनी भीषण हो चुकी है और ऐसे में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इधर ग्वालियर दाख में कुछ ऐसे इलाकों को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया जहां आज से पहले जाने की अनुमति कभी नहीं थी। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर के बाद अब सरकार ने लद्दाख के भी बॉर्डर वाले इलाकों को टूरिस्ट के लिए खोलना शुरू कर दिया है ताकि एलओसी और एलएसी के पास बसने वाले लोगों को रोजगार दिया जा सके। यूटी प्रशासन के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने हुंदरमन गांव और मशको घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। इसी के यहाँ एलओसी व्यू पॉइंट भी बनाए गए हैं जो लोगों के लिए खासे आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। इससे कुछ दिन पहले सेना ने लद्दाख में मौजूद एलएसी के पास दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप तक लोगों को ड्राइव करने की भी इजाजत दी थी। और अगली खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कें, घर, दुकान सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मेदिनीपुर में इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। चारों तरफ से पानी का बसेरा है। लोगों के घर तक पानी में डूब चुके हैं। बड़े इलाके को बारिश के पानी ने अपने अंदर मान लो कि समा लिया। आने जाने के लिए लोगों के लिए रास्ता नहीं, जिसके बाद वो नाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गए। तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें। बाढ़ जैसे हालात, तो सड़कों में कैसे वाटर लॉगिंग हो चुकी है। पहली तस्वीर, घरों तक में पानी घुस चुका है और अब लोग चलने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। 17 मल्टीपर्पज फ्लड शेल्टर्स अवेलेबल इन दिस डिस्ट्रिक्ट, तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारे सारे BDOs, सारे OCICs इनफैक्ट एट द हाइस्ट लेवल से हमारा मॉनिटरिंग हो रहा है। तो we are continuously monitoring this situation. आशा करते हैं कि at least we will be able to save the lives. और अगली खबर है यूक्रेन से, जहां यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना का हमला सामने आया। रूसी सेना का ऐलान होने वाला है, लेकिन इससे पहले जनता को लुभाने का चांस कोई नेता नहीं छोड़ना चाहता। कोई ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है तो कोई रिकॉर्ड तोड़ लोकार्पण का सिलसिला शुरू कर चुका है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार ने लोकार्पण और भूमि पूजन का पिटारा खोल दिया है। शुक्रवार को उन्होंने 53,000 करोड़ की 12,000 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया और अपने इसी फैसले के साथ उन्होंने एक तरह रिकॉर्ड भी बना दिया। हालांकि मुख्यमंत्री की इस सौगात वाली बरसात पर कांग्रेस ने हमला बोला है। प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा, जिस समय पर सीएम को फीता काटना चाहिए वो भूमि पूजन कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में आज या कल आचार संहिता लगने वाली है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मिस्टर की करते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी पर सूत्रों से हवाले जानकारी मिल रही है कि अबू आजमी के करीबियों पर छापे में बहुत बड़े खुलासे हुए। दरअसल नोटबंदी में कई नेताओं ने बेनामी संपत्ति खरीदी थी, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके अलावा अबू आजमी के जरिए खरीदी बेनामी संपत्ति, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जैसे जैसे
छापेमारी हो रही है उसमें कई बड़े और हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। अबू आजमी पर सूत्रों के हवाले से ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी, जिसमें अबू आजमी के जो करीबी हैं उन पर छापेमारी में ये बड़ा खुलासा हुआ। उन्होंने ये जानकारी दी ईडी की टीम को। नोटबंदी में कई नेताओं ने बेनामी संपत्ति खरीद ली। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जरा बताएं इस बेनामी संपत्ति के बारे में। देखिए, करीब 200 ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनको माना जा रहा है कि ये बेनामी संपत्ति के दस्तावेज हैं, और ये कुछ सफेद पोश राजनेता जो हैं और कुछ ऐसे लोग जो रियल एस्टेट का धंधा करते हैं उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। इसमें लखनऊ से लेकर मुंबई तक के लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, लिहाजा एजेंसीज जो है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं वो कुछ भी खुलकर नहीं बता रही है। लेकिन जो सोर्सेज हैं उनका दावा है कि कुछ ऐसे अहम सुराग लगे हैं जिससे कुछ बड़े चेहरों से पर्दा जो है वो हट सकता है। हालांकि इस बारे में जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन के लिए। और अभी फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक।